आज से ठीक एक सप्ताह पहले यानी पिछले बुधवार को यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता जिसे ऑकस कहा गया हुआ था। इसके बाद से विश्व राजनीति में काफ़ी कुछ बदल चुका है और चीन की प्रतिक्रिया वैसी ही आई जैसी अपेक्षा थी, तो उसे हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना हुई वह थी फ्रांस की ओर से। फ्रांस की प्रतिक्रिया काफ़ी नाराज़गी भरी थी, क्योंकि ऑकस के तहत यूएस के परमाणु संचालित पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगी और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच जो 90 अरब डॉलर का समझौता पनडुब्बियों के लिए था वह अब रद्द हो जाएगा, जिससे फ्रांस काफ़ी नाराज़ है और अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए उसने कैनबरा और वॉशिंगटन से अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया है, जो दर्शाता है कि यह मामला इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला। लेकिन हम भारत के दृष्टिकोण से बात करेंगे आज के वीडियो में, और इस परिस्थिति से निपटने में भारत क्या योगदान कर सकता है यह भी समझेंगे। सबसे पहले तो जो एक प्रश्न उठ रहा है आम लोगों के मन में, और जैसा कि स्वराज ने जब यह खबर साझा की थी कि ऑकस का समझौता हुआ है, तब भी कुछ टिप्पणियां आई थी जो ये कहती थी कि इस तरह से क्वाड को कमतर किया जा रहा है। कुछ लोग भारत का उपहास कर रहे थे कि देखो क्वाड से भारत को बाहर निकाल फेंका। तो क्या सच में ऑकस का क्वाड पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो सीधा और स्पष्ट उत्तर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और एक और बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी दिन कॉल किया था जिस दिन ऑकस का समझौता हुआ था, और संभवतः समझौते के पहले ही भारत को इस पूरी प्रक्रिया के लूप में ले लिया गया था। यानी भारत को पहले से जानकारी थी कि इस प्रकार का समझौता हो रहा है। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिनों पहले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मिनिस्टीरियल वार्ता हुई है, जो दर्शाता है कि भारत की स्थिति मजबूत है यदि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी तरह के समझौते करने की बात आती है। तो इससे हम यह तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत को कमतर करने का प्रयास नहीं है यह समझौता। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्वाड पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यह भी सत्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान दें कि यूएस किस तरह से कभी भी रण को छोड़कर भाग जाता है, जैसा उसने अफगानिस्तान में किया। तो संभव था कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो आजकल यूएस इतनी रुचि दिखाने लगा है वह अचानक उसे छोड़कर भाग जाए। लेकिन यह एक और समझौता ऑकस जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ही केंद्रित है, यह होना दर्शाता है कि यूएस की जो प्रतिबद्धता है वह बढ़ेगी। सिर्फ यूएस नहीं, ऑस्ट्रेलिया की भी, क्योंकि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है उसमें से ऑस्ट्रेलिया काफी वर्षों तक चीन के कारण दूर रहा था। पिछले वर्ष यह फिर से जुड़ा था और इस वर्ष भी उसने मालाबार नेवल एक्सरसाइज की है। लेकिन यह समझौता दर्शाएगा कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपना पनडुब्बियों को तैयार कर रहा है, परमाणु संचालित पनडुब्बियों को, तो वह भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बने रहना चाहता है, जो क्वाड के लिए अच्छा है, क्योंकि क्वाड के जितने सहयोगी दल हैं वे सब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लगातार रुचि दिखा रहे हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जहां हमने यह बात की थी कि अब जो फ्रांस रूठ गया है यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच, हम कैसे संतुलन बनाएंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं अमेरिका के लिए, जहां पर क्वाड की बैठक होने वाली है और यह पहली इन पर्सन बैठक है, यानी आमने सामने क्वाड के नेता मिलेंगे। अभी तक ऑनलाइन रूप से ही वे मिले थे। और इसके अलावा भी भारत अलग अलग देशों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान से। और इसके बाद ही यूएन की महासभा भी होने वाली है और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। साथ ही जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वे न्यूयॉर्क में कई सारे राजनयिकों के साथ अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। तो इस तरह से कई सारी बैठकों का दौर न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में चलने वाला है। अब जो यूएन की बैठक थी उसके साथ ही फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत की एक त्रिपक्षीय बैठक भी तय हुई थी। लेकिन फ्रांस क्योंकि रूठ गया है तो उसने इस बैठक से मना कर दिया, लेकिन भारत ने उसे फ्रांस और भारत के बीच एक द्विपक्षीय बैठक के लिए मना लिया है। अब भारत क्या करे जो अलग अलग बैठक होने वाली है उनमें, ताकि इन रिश्तों को बेहतर किया जा सके। सबसे पहले समझें कि भारत की जो कूटनीति रही है, जो पहले नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत पर चलती थी, वह अब बदल गई है। अब भारत सिर्फ एक सिद्धांत लेकर नहीं चलता कि हमें नॉन अलाइनमेंट या किसी के प्रति झुकाव नहीं रखना है, बल्कि वह माइक्रो मैनेजमेंट करता है, यानी देखता है कि किस देश की कैसी परिस्थिति और किससे
कैसे संबंध रखने चाहिए और सबके लिए एक नीति नॉन अलाइनमेंट की, इसका पालन भारत अब नहीं करता है। इसी कारण 1990 के दशक में फ्रांस के साथ अच्छे संबंध करने के भारत के पास काफी संभावनाएं थी, लेकिन उस समय भारत ने इसका लाभ नहीं उठाया था। लेकिन अब फ्रांस से हमारे संबंध काफी बेहतर हो गए। ऐसा ही जापान के साथ है। जापान के साथ हमारे संबंध अभी जितने अच्छे हैं उतने कभी नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा ही है कि भारत ने धीरे धीरे संबंधों को बढ़ाया है। नई दिल्ली और लंदन के बीच संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि जो औपनिवेश राज था उसकी जो कड़वाहट थी वह भुलाई नहीं जा सकी थी। लेकिन फिर भी पिछले 2 वर्षों में यूके के साथ भी भारत ने अच्छी साझेदारी करने के लिए कई प्रयास किए हैं। यूएस के साथ भी हमारे संबंध बढ़ रहे हैं और इस तरह से जापान के साथ भी बढ़ रहे हैं। और इस तरह से जितने भी देश इंडो पैसिफिक में महत्व रखते हैं सबसे भारत के अच्छे संबंध हैं और एक बढ़ाव की ओर, बढ़त की ओर ही जा रहे हैं। ऐसे में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब वह इन अलग अलग देशों से वार्ता करे तो उन्हें यह समझाए कि यह जो फ्रांस की नाराजगी है वह काफी छोटी है यदि हम उसकी तुलना करें कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इन सभी देशों के हित क्या हैं, और इस हित के लिए इस नाराजगी को भुलाया जा सकता है और इसे अनदेखा किया जा सकता है। दूसरी बात यह समझानी होगी कि सिर्फ एक ऑकस ही ऐसा समझौता नहीं है, बल्कि ऐसे दूसरे समझौते भी किए जा सकते हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो सुरक्षा आवश्यकताएं हैं वे काफी हैं और इसके लिए अलग अलग समझौते हो सकते हैं। जैसे भारत भी कई सारे द्विपक्षीय समझौते रखता है जिससे यूएस बाहर होता है, और इस तरह से अलग अलग देश द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय समझौते कर सकते हैं। और इसलिए ऑकस को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ केंद्रित है परमाणु पनडुब्बियों पर, और क्वाड व अन्य जो समझौते होंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वे उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री। स्वराज्य को सब्सक्राइब अवश्य करें।